Students, morning to all. Our next unit in chemistry is electrochemistry. Students, let us start with type of chemical reaction, redox reaction. Suppose we have a chemical reaction. इस केमिकल रिएक्शन को जो यहाँ पे लिखे एक बार इसको ऑब्जर्व करेंगे। इस केमिकल रिएक्शन में आप देखोगे कि जिंक जो है, जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज्ड और जो कॉपर है, कॉपर विल गेट रिड्यूस्ड। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है हमारी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, दिस केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम redox reaction भी बोल सकते हैं। redox reactions are those chemical reaction in which reduction and oxidation will take place, and these redox reaction may be either spontaneous redox reaction and non-spontaneous redox reaction. These redox reaction are of two types: spontaneous redox reaction and non-spontaneous redox reaction. Spontaneous redox reaction कौन सी रहेंगी? जिसमें फ्री एनर्जी चेंज सिस्टम का नेगेटिव रहेगा। Those chemical reactions, because redox reaction is a type of chemical reaction, जिसमें किसी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन या किसी स्पीसीज का रिडक्शन होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। एंड दीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस जो रिडॉक्स रिएक्शन रहेंगी उसमें फ्री एनर्जी चेंज आपका नेगेटिव रहेगा, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन रहेंगी उसमें जो फ्री एनर्जी चेंज रहेगा वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये रिएक्शन जो रहेंगे अपने आप होंगी। तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन फ्री एनर्जी के बेस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दीज रिडॉक्स रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस है और नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो क्या होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल चेंज जो होता है, आप देखोगे जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, देखो इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि इसमें डेल्टा जी रहेगा नेगेटिव। इसमें क्या रहेगा कि जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज मींस केमिकल रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन। केमिकल चेंज से एक एनर्जी यहां जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यानी कि कोई भी जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, उस केमिकल रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और जिस सेल में ये प्रोसेस होगा उस सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। दीज सेल्स आर नोन एज electrochemical cells. Those cells in which chemical energy can be converted into electric energy, those cells are known as electrochemical cell, जिसमें redox reaction spontaneous रहेगी, डेल्टा जी क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। दूसरा है कि अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है which does not take place, ऐसी केमिकल रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम यूज करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड, एंड दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी यूज्ड टू अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी कि इसमें केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज कौन सा? रिडॉक्स, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड है पूरा चैप्टर ये आपका, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। रिडॉक्स रिएक्शन दो तरह की है आपकी, स्पॉन्टेनियस एंड
नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और ऐसे जो सेल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम बोलेंगे। दूसरी जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शन या ये रिडॉक्स रिएक्शन करवाने के लिए, ऑपरेट करवाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। वी रिक्वायर्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके इसमें केमिकल चेंज करवाया जाएगा। केमिकल चेंज कौन सा? रिडॉक्स, दैट इज द केमिकल चेंज। ऐसे जो सेल्स होंगे उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। तो दो तरह के सेल्स हमने यहां पढ़े हैं। एक तो केमिकल एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदली जा सकती है। केमिकल एनर्जी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जा सकता है। और ऐसे जो सेल होंगे, दीस सेल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। दूसरा है कि जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी, इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करके केमिकल चेंज करवाएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन करवाएंगे, और ऐसे जो सेल होंगे उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल देंगे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल चेंज का। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंज। तो अब आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry in which we study relationship between electrical energy and chemical change. That is, chemical energy can be converted into electric energy, and electric energy, by use of electrical energy, redox reaction can be performed. तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें दो तरह की एनर्जी का रिलेशनशिप है, केमिकल चेंज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इसमें रिलेशनशिप है। तो पूरे चैप्टर में, तो पूरी यूनिट है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जिसमें केमिकल चेंज करवाया जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन करवाई जाती है बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। सेकंड है इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और तीसरा इसमें जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन रहेगा। And what is electrolytic conduction? Flow of electric current by the movement of ions. Flow of current by movement of ions called electrolytic conduction. इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बोलेंगे। तो पूरी यूनिट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, सेकेंड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, और तीसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले। केवल फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसमें हमने ये डिस्कस किया है कि केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी का रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस हम यहां पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करवाएंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? ब्रेकडाउन ऑफ electrolyte and movement of ions, by passing electricity through the molten or
एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें ऑपरेट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? ब्रेक डाउन या डीकंपोज भी हम कह सकते हैं, ब्रेक डाउन या डीकंपोज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ब्रेकडाउन या decomposition of electrolyte and movement of ions by passing electricity through the molten या aqueous solution of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोज हो जाना और जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस हैं उनका डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना, जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, किसमें से? जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका मोल्टन स्टेट रहेगी, लिक्विड फॉर्म में रहेगा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, या उस इलेक्ट्रोलाइट का रहेगा एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये तो है हमारी डेफिनेशन जो कि इलेक्ट्रोलाइसिस है। अब जो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस रहेगी इसका मैकेनिज्म क्या रहेगा? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? देखो इसमें क्या रहेगा, एक कंटेनर हम यूज करते हैं जो कि ग्लास का बना होगा, ग्लास मेटल का बना होगा, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, और इन इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी से आगे कनेक्ट कर देंगे। नेगेटिव टर्मिनल है और एक पॉजिटिव टर्मिनल। जिस इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड, और जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज एनोड। और ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है इसको हम एक ही कंटेनर में करवाते हैं। सिंगल कंटेनर इज यूज्ड एंड 2 इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। 1 इलेक्ट्रोड इज नोन एज कैथोड जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। दूसरी इलेक्ट्रोड हमारी एनोड है जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे कनेक्ट होगी। और इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट आपको बताया है तो मोल्टन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा। और इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेंगी? व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे। आयंस कौन से? कैटायंस एंड एनायंस। अब देखो इसमें मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि तो इसकी कंस्ट्रक्शन है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ग्लास कंटेनर है हैविंग 2 इलेक्ट्रोड्स, one cathode connected by negative terminal and anode is connected by positive terminal, और इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा ये मोल्टन स्टेट में रहेगा या एक्वस सॉल्यूशन रहेगा किसी इलेक्ट्रोलाइट का। What are electrolytes which break down into ions, give cations and anions? Suppose AB is an electrolyte। AB आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है जो कि आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, A++ B नेगेटिव आयंस। अब इसमें रहेगा क्या कि जो कैथोड और एनोड है यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। कि कैथोड पे सपोज दीज आर कैटायंस, कैटायंस जो रहेंगे A++ ये B नेगेटिव, दीज आर एनायंस एंड दीज आर कैटायंस। जो कैटायंस है ये मूव करेंगे किसकी तरफ? सपोज ये कह रहा हूं कि दीज आर कैटायंस, ये मूव करेंगे किसकी तरफ? कैथोड की तरफ, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल, तो इसमें नेगेटिव चार्ज है। और जो यहाँ पे एनायंस रहेंगे B नेगेटिव आयंस, ये मूव करेंगे एनोड की तरफ, मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और जो कैटायन है दे आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। तो कैथोड में रहेगा रिडक्शन, यानी कि जो कैटायंस इसमें है, सपोज दिस A+ आयन जो कि चार्ज स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है? रिडक्शन विल टेक प्लेस। और जो एनोड रहेगी, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जो B नेगेटिव आयंस है, B नेगेटिव आयन B++ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। यानी कि एक तरह की हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। कब? जब हमने इसके अंदर से, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया है। कैथोड में रहेगा रिडक्शन कैटायन का, एनोड पे क्या रहेगा? ऑक्सीडेशन किसका? एनायन का। तो कैटायन या एनायन, जैसे कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करके स्पीशीज में बदल गए जो कि न्यूट्रल स्पीशीज है। एनायन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद B में बदल गए, यानी कि A और B यहाँ क्या है?
न्यूट्रल स्पीसीज मीन्स कैटाइन या एनाइन, कैटाइन आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनाइन आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल गेट न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ए और बी यहाँ पे प्रोडक्ट बने हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि जो कैटाइन्स और एनाइन दीस आर न्यूट्रलाइज, दीस गेट न्यूट्रलाइज। उसके बाद क्या रहेगा कि आयंस न्यूट्रलाइज अगर हो गए तो ये जो प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर दो तरह के बनते हैं इसमें, एक तो प्राइमरी प्रोडक्ट है और एक इसमें बनते हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्ट? जो कैटाइन या एनाइन न्यूट्रलाइज हो गए, प्राइमरी प्रोडक्ट वो रहेंगे कि अगर जो कैटाइन से एनाइन से न्यूट्रलाइज होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है अगर वो स्टेबल रहेंगे तो प्राइमरी प्रोडक्ट रहेगा। और अगर कोई स्पीसीज न्यूट्रलाइज होने के बाद स्टेबल नहीं है, यानी कि अगर प्राइमरी प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है तो प्राइमरी प्रोडक्ट के अंदर फिर उसके अंदर चेंज आएगा। इफ प्राइमरी प्रोडक्ट इज नॉट स्टेबल, अगर प्राइमरी प्रोडक्ट स्टेबल नहीं रहेगा तो उसके अंदर फिर सेकेंडरी चेंज आएंगे। सेकेंडरी चेंज, प्राइमरी प्रोडक्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, वो तब रहेगा अगर प्राइमरी प्रोडक्ट जो रहेगा वो अनस्टेबल रहेगा। तो आप देख रहे हो इसमें कि इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं, कैटाइन कैथोड पे जाके न्यूट्रलाइज हो गए, एनाइन एनोड पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज होने के बाद प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोडक्ट को बनाएंगे। अगर कोई स्पीसीज प्राइमरी प्रोडक्ट में स्टेबल है तो प्रोडक्ट एज इट इज होगा, अगर कोई स्पीसीज प्राइमरी प्रोडक्ट में स्टेबल नहीं होगा तो प्राइमरी में फिर चेंज आएगा और वो सेकेंडरी प्रोडक्ट में बदल जाएगा, सेकेंडरी उसमें चेंज आएगा टू फॉर्म ए स्टेबल स्पीसीज। ये इसका बेसिक मैकेनिज्म है। अब देखो क्या रहेगा कि दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इसके अंदर हमने क्या यूज किया है? इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस हुई तो इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया कोई AB विच ब्रेक डाउन इनटू A प्लस B नेगेटिव। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट को आपने ऐसा फिल किया है किसी इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टर स्टेट में, तब तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस रहेंगे, प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें प्रोडक्ट वही रहेगा कि जो आयंस को न्यूट्रलाइज होने के बाद इसमें बनाता है। यानी कि अगर आपके कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है तो जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो वही रहेगा जो आयंस को न्यूट्रलाइज होने के बाद बनाएगा। और अगर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट का अगर आपके पास रहेगा एक्वस सॉल्यूशन, इफ इलेक्ट्रोलाइट इज इन दी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन मींस किसी इलेक्ट्रोलाइट को आपने वाटर के अंदर डिसोल्व किया है। सपोज कोई AB इलेक्ट्रोलाइट है, आपने इसको एक्वस सॉल्यूशन बनाया है तो ये AB एक्वस और B नेगेटिव एक्वस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। दो तरह के आयंस इसने यहाँ पे प्रोड्यूस किए हैं। साथ साथ आपके पास वाटर भी है। वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर कैसे डिसोसिएट होगा? इट विल गिव H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन रहेगा तो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस तो बनेंगे ही बनेंगे, उसके साथ साथ जो वाटर है वो भी आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे देयर आर 4 आयंस। 2 आयन तो ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट के हैं, 2 आयंस आपके वहां से आते हैं जो कि वाटर ने दिए हैं। तो अब आप देख रहे हो कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटायंस एंड 2 टाइप्स ऑफ एनायन। तो जब आपके मोर देन 1 आयन हो, आप देख रहे हो कि कैटायंस जो हैं एक से ज्यादा हैं और एनायंस हैं वो भी एक से ज्यादा हैं। तो इसके बाद यहाँ क्या होगा कि कैटायन और एनायंस जो हैं इफ मोर देन 1 तो क्या होगा, इनके बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन किसके लिए? टू गेट न्यूट्रलाइज। 2 कैटायंस हैं A प्लस और H प्लस, बोथ दिस आयन कंपीट विद ईच अदर टू न्यूट्रलाइज। दोनों कंपीट करेंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो पाए। और 2 एनायंस हैं, दोनों आपस में कंपीट करेंगे ताकि वो भी न्यूट्रलाइज हो पाए। तो अब अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन आपके पास है तो उसमें अगर एक से ज्यादा आयंस आपके पास हैं तो वो क्या करेंगे? कंपीट करेंगे। तो
कंप्लीट करने के बाद कौन सा आयन न्यूट्रलाइज हो जाएगा? इफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने बात की है इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो मोर देन वन केटायन एंड मोर देन वन एनायन, एक से ज्यादा केटायन और एक से ज्यादा एनायन है, तब वो कंप्लीट करेंगे। तो कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, विच आयन विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, वो डिपेंड करेगा किसी आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऊपर। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें आप देखोगे कि एक से ज्यादा केटायन है और एक से ज्यादा एनायन है, तो विच आयन विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, कौन सा आयन पहले न्यूट्रलाइज हो पाएगा? दो केटायन है, दो एनायन है आपके पास, तो विच आयन विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, तो उसके लिए हमें किसी भी आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल देखना होगा। और यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट करोगे कि सपोज आपके पास दो केटायन है, सपोज A प्लस एंड H प्लस, दीज आर टू केटायंस, तो दोनों अपने आप को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कौन सा केटायन पहले न्यूट्रलाइज होगा? द आयन which have low discharge potential, the ion which have low discharge potential. Suppose we have two cations A plus and H plus, जिस कैटायन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वही कैटायन पहले न्यूट्रलाइज होगा। एंड व्हाट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल? द पोटेंशियल एट विच आयन विल गेट न्यूट्रलाइज इज नोन एज डिस्चार्ज पोटेंशियल। ऐसे ही आपके पास अगर दो तरह के एनायंस हैं, सपोज बी नेगेटिव और OH नेगेटिव, आपके पास दो तरह के ये एनायंस हैं, तो इनमें भी आप देखोगे कि दोनों कंपीट करेंगे। ये भी चाहेगा न्यूट्रलाइज हो जाए ऑक्सीडेशन, और OH नेगेटिव आयंस जो कि वाटर से आए हैं ये भी चाहेंगे कि न्यूट्रलाइज हो जाए, तो दोनों में कंपटीशन होगा। बोथ दीस आयन विल compete with each other to neutralize, बट इनमें पहले डिस्चार्ज कौन सा होगा? द आयन हैविंग लो डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वही आयन पहले न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे होगी। आप देख रहे हो देयर आर टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, वन इज कैथोड एंड अदर इज एनोड। आप देखोगे कि अगर इलेक्ट्रोलाइट ही अगर सिर्फ कंटेनर के अंदर है तो उसमें आप देखोगे कि जो आयंस हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, वो प्राइमरी प्रोडक्ट या सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाएंगे। सेकेंडरी प्रोडक्ट तब बनेगा, सेकेंडरी चेंज तब आएगा अगर प्राइमरी चेंज में कोई स्पीशीज अनस्टेबल है। दूसरा ये हो सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट का एक और सॉल्यूशन हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ एक से ज्यादा कैटायन या एक से ज्यादा एनायंस बनेंगे, तो वो आपस में क्या करेंगे? कंपीट करेंगे टू डिस्चार्ज। और कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज हो जाएगा? जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वो आयन यहाँ पे पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है और आपने कैथोड और एनोड यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड यूज किए। अब जो इसमें इलेक्ट्रोड्स आप यूज करते हो, इलेक्ट्रोड्स जो आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यूज की हैं, ये दो तरह की इलेक्ट्रोड्स आप यूज करोगे इसमें। एक तो वो इलेक्ट्रोड्स हैं विच आर इनर्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन सी रहेंगी? विच डू नॉट टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रोड इनर्ट हैं तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का आयन इनके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। अगर both of these cathode and anode are inert, then these cations and anions cannot attack on these electrodes, यानी कि नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड्स रहेंगी अगर आप इनर्ट यूज करते हो। दूसरा है कि अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन नॉट इनर्ट, ये इनर्ट नहीं है, तो इसका मतलब दे कैन टेक पार्ट इन रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन में जो आयंस रहेंगे, अगर ये इलेक्ट्रोड आपने यूज करी है, अगर इलेक्ट्रोड जो आपने यूज की हैं, इलेक्ट्रोड्स आपने जो इसमें यूज की हैं, अगर ये इलेक्ट्रोड्स ऐसे मेटेरियल की आपने यूज की हैं
कि जो कि इनर्ट नहीं है, तब जो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस रहेंगे, ये आयंस इन इलेक्ट्रोड के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का प्रोडक्ट क्या बनेगा, आयंस न्यूट्रलाइज होने के बाद प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड आपने कैसी यूज की है, किस मटेरियल की बनी हुई है। दूसरा ये है कि आयन जो रहेगा उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना है। तो दो हमारी यहाँ मेन बातें हैं जिसमें कोई भी आयन न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कि एक तो इलेक्ट्रोड किस मटेरियल की बनी हुई है, इनर्ट है या अटैकेबल है। दूसरा ये है जो आयन है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कितना रहेगा। तो दिस इज द कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट के डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स के हम एग्जांपल लेके इसमें क्या प्रोडक्ट्स रहेंगे वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द होल कंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। थैंक यू स्टूडेंट्स।